ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 117 to 118 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे उसके पास ले चलो। ये कहते हुए शेल्वी की सांस भी उखड़ने लगी थी। उसकी पूरी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। इस समय पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि उसे किसी भी हाल में बस क्रिस्टोफर को देखना है। केविन शेल्वी की ऐसी हालत देख नहीं पाता तो वह जल्दी से डॉक्टर की तरह देखकर उनसे इशारों में ही इजाजत मांगता है और डॉक्टर भी शेल्वी की ऐसी हालत को देखकर उसे वहां जाने की इजाजत दे देते हैं। केविन शेल्वी को संभालते हुए क्रिस्टोफर के कमरे में ले जाता है। शेल्वी जब क्रिस्टोफर के कमरे में पहुंचती है तो वह पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। क्रिस्टोफर किसी बेजान मूर्त की तरह सफेद पट्टियों में लिपटा हुआ पड़ा था। जगह जगह से पट्टियां खून से रागी हुई थी। शेल्वी अपने कैप्टे पैरों से जब उसके पास जाकर उसके चेहरे को देखती है तो वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। क्रिस्टोफर का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था जिसे उसका आधे से अधिक चेहरा कवर हो चुका था। जहां कभी वह हमेशा क्रिस्टोफर के चेहरे पर घमंड और गुस्सा देखा करती थी, आज उसे चेहरे पर उसे दर्द के भाव दिखाई दे रहे थे। शेल्वी क्रिस्टोफर को ऐसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन वह क्रिस्टोफर को ऐसी हालत में भी देखेगी। शेल्वी अपने कांपते हुए हाथों से धीरे से क्रिस्टोफर के हाथों को पकड़ती है और एकटक बस उसे देखती रहती है। उसके आंखों से लगातार बस आंसू निकल रहे थे और उसका शरीर धीरे धीरे कहां पर रहा था, पीछे खड़ा केविन जब शेल्वी की ऐसी हालत देखता है तो तुरंत ही साइड में रखी एक चेयर को ले जाकर वही शेल्वी के पास रख देता है और उसे अपने हाथों से पकड़कर उसमें बैठा देता है। शेल्वी को तो कोई खबर ही नहीं थी कि केविन क्या कर रहा है। वह तो बस क्रिस्टोफर को देखने में खो गई थी, जैसे वह आज पहली बार क्रिस्टोफर को देख रही हो। आज शेल्वी की आंखों में ना तो कोई गुस्सा था ना ही नफरत थी, बस उसके आंखों में क्रिस्टोफर के लिए बेहिसाब प्यार दिखाई दे रहा था जिसे आज तक शेल्वी ने खुद भी महसूस नहीं किया था। पर आज क्रिस्टोफर के दूर जाने के ख्याल मात्र से वह अपने किसी भी इमोशंस को अंदर नहीं रख पा रही थी। केविन कुछ देर और उसे देखा है और फिर बिना बोले बाहर चला जाता है। वही शेल्वी थोड़ी देर यूं ही उसे देखने के बाद धीरे से अपने एक हाथ को उठाकर क्रिस्टोफर के माथे पर रखती है और धीरे से उसे कहती है, क्रिस्टोफर, तुमने ही तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम किसी भी कीमत पर मुझे खुद से दूर नहीं करोगे, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? हाँ बोलो, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ तो बोलो ना क्रिस्टोफर। मुझे तुम्हारी यह चुप्पी अब चुप रही है। मुझे तुम्हारे चुप होने से अब घबराहट हो रही है। प्लीज क्रिस्टोफर कुछ तो कहो ना। तुम मुझ पर गुस्सा करो, मुझ पर चिल्लाओ, पर प्लीज ऐसे चुप मत रहो क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर, तुम्हें पता है तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। तुम तो हमेशा ही अपने इस घमंड और गुस्से वाले चेहरे के साथ ही मुझे अच्छे लगते हो। तुम इतना शांत बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। मुझे पता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मुझसे बदला ले रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे नहीं बोल रही थी, तुमसे बात करना बंद कर दिया था, इसीलिए तुम भी मुझसे बात नहीं कर रहे हो ना। अगर तुम ऐसा जानबूझ कर रहे हो तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ क्रिस्टोफर कि मैं तुमसे और भी ज्यादा नाराज हो जाऊंगी और फिर तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। शेल्वी क्रिस्टोफर के बालों पर अपना हाथ चलाते हुए कहती है, प्लीज क्रिस्टोफर उठ जाओ ना। मैं तुमसे उस समय के लिए माफी मांगती हूँ कि मैंने तुमसे बात नहीं की थी, पर अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज क्रिस्टोफर उठ जाओ ना। शेल्वी बार बार क्रिस्टोफर से रिक्वेस्ट कर रही थी, जबकि उसे पता था कि क्रिस्टोफर उसकी बातों को सुन भी नहीं रहा है, पर फिर भी वह अपने आप को ये दिलासा दे रही थी कि शायद क्रिस्टोफर उसकी यह बात सुनकर होश में आ जाए। इस वक्त शेल्वी की जो हालत थी वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या बोल रही है। बस उसे इतना पता था कि वह क्रिस्टोफर के बिना नहीं रह सकती है। क्रिस्टोफर उसकी आदत बन चुका है। भले ही वह उसे कितना भी तकलीफ देता था, कितना ही दुख देता था, लेकिन वह उसके बिना अब नहीं सकती है। उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। न जाने ऐसे ही कितनी देर वह उसके पास बैठे हुए कभी उस शिकायत करती तो कभी उसे रिक्वेस्ट करती कि वह
उठ जाए। ऐसे ही करते करते दिन भर की टेंशन और थकावट के कारण उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब वह उसके पास बैठे बैठे ही अपना सर क्रिस्टोफर के बेड में रखकर सो गई थी। दूसरी तरफ क्रिस्टीना सड़क में पहले बर्फ और तूफान से होते हुए बहुत ही मुश्किल से वह उसे पहाड़ी के पास पहुंच जाती है जहां पर जस्टिन के एरोप्लेन का ब्लास्ट हुआ था। वहां चारों तरफ आर्मी वाले पहले हुए थे। वहां बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी जिसे कोई भी आम आदमी अंदर ना जा सके। साथ ही मीडिया का हुजूम भी लगा हुआ था। क्रिस्टीना जब वहां पर इतनी टाइट सिक्योरिटी देखती है तो एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आता कि अब वह आगे क्या करे, पर उसे इतना पता था कि वह यहाँ से वापस बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी कि जस्टिन के बिना वापस बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसीलिए वह अपने चारों तरफ नजर दौड़ते हुए कोई ऐसी जगह ढूंढती है जहां से वह आर्मी के बिना नजरों में आए, यहाँ से अंदर की ओर जा सके। और वह ढूंढते हुए एक झाड़ी की तरफ चली जाती है। झाड़ी होने के कारण आर्मी वाले साइड में लगे हुए थे। वहां से एक काफी छोटा सा रास्ता था, लेकिन क्रिस्टीना के लिए वह काफी आसान होना वाला था क्योंकि क्रिस्टीना बहुत ही पतली दुबली थी। इसीलिए वह मौका देखते ही उस रास्ते से अंदर की ओर जाने की कोशिश करने लगती है और अंदर चली जाती है। अंदर भी काफी सारे आर्मी वाले थे, साथ ही रेस्क्यू टीम भी लगी हुई थी, पर वह उन सबको चकमा देते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। साथ ही वह अपने मोबाइल पर उस ट्रैकिंग डिवाइस को ट्रैक भी कर रही थी। उस ट्रैकिंग डिवाइस के मुताबिक उस पहाड़ी के दूसरे हिस्से में जाना होगा जहां पहले टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन ज्यादा बर्फबारी के कारण उसे अभी के लिए बंद कर दिया गया था। पर क्रिस्टीना किसी चीज की कोई परवाह न करते हुए तुरंत ही अपने तेज कदमों के साथ उस तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि क्रिस्टीना को उस तरफ जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी। एक तो बर्फ के कारण फिसलन भी थी, ऊपर से पहाड़ी रास्ता बहुत ही सकरा रास्ता बना हुआ। क्रिस्टीना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में केवल जस्टिन ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए वह बिना खुद की परवाह किए बस आगे बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे करके उसे पहाड़ी को पार कर रही थी। क्रिस्टीना अपने मोबाइल के फ्लैश को जलाते हुए अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे करके पहाड़ी को पार कर लेती है। वह जब पहाड़ी को पार करके दूसरी तरफ आती है तो उसे चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ के टीले नजर आ रहे थे, जो कि शायद पहले किसी तरह के कैंप थे, लेकिन बर्फ के कारण वह पूरे ढक चुके थे। क्रिस्टीना अपनी ट्रैकिंग डिवाइस के सहारे जस्टिन को इधर से उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन बर्फ ज्यादा होने से उसके पैर बर्फ में धंस रहे थे, इसलिए वह आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। साथ ही वह इलाका बहुत ज्यादा बड़ा था। क्रिस्टीना को अब ठंड भी लगने लगी थी, पर क्रिस्टीना हार ना मानते हुए जस्टिन को ढूंढ रही थी। उसे ढूंढते ढूंढते लगभग 2 घंटे हो जाते हैं और क्रिस्टीना अब थक भी चुकी थी, लेकिन उसे इस भीषण बर्फ में जस्टिन का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता है। थक हार कर वह जोर जोर से जस्टिन का नाम लेकर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे वापस कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। चारों तरफ केवल उसी की आवाज गूंजती रहती है। क्रिस्टीना की हिम्मत अब धीरे धीरे जवाब दे रही थी। वह थक हार कर उस बर्फ में बैठ जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह जस्टिन को कैसे ढूंढे। वह रोते हुए उस डिवाइस को देखने लगती है और रोते हुए एक बार फिर से खड़ी होकर अपनी हिम्मत को बटोरती है और फिर से जस्टिन को ढूंढने लगती है। वह जैसे ही खड़ी होती है तो अचानक से उसका गले में बड़ा हुआ मफलर किसी झाड़ी में अटक जाता है और वह एक बार फिर से उस बर्फ में गिर जाती है, जिससे क्रिस्टीना को थोड़ी चोट भी आ जाती है। वह अपने हाथों को संभालते हुए जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके हाथ बर्फ में न होकर किसी और ही चीज में पड़े हुए हैं। वह अपने मोबाइल का फोन निकालकर जब ध्यान से उसे चीज को देखती है तो उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। ये देखते ही क्रिस्टीना एकदम से अलर्ट हो जाती है और जल्दी जल्दी उस बर्फ हटाने लगती है तो देखी है कि यह तो जस्टिन था। क्रिस्टीना जस्टिन को देखते हैं तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वह जल्दी से जस्टिन को गले लगा लेती है। गले लगाते ही उसे महसूस होता है कि जस्टिन का शरीर एकदम बर्फ की तरह जम चुका था। यह महसूस करते ही क्रिस्टीना घबरा जाती है और जल्दी से उसके नाक में अपनी एक उंगली लगाकर चेक करती है तो जस्टिन की सांस उसे चलती हुई महसूस होती है। साथ ही वह झुककर उसके दिल की धड़कन सुनती है तो उसे जस्टिन की धड़कन भी सुनाई दे जाती है। ये सुनते ही क्रिस्टीना थोड़ी सी रिलैक्स होती है, लेकिन जस्टिन की हालत अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी।
अगर वह कुछ देर और ऐसे ही रहा तो उसे शायद कुछ भी हो सकता था। क्रिस्टीना को तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे, क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही चीज थी, उसे जस्टिन को ढूंढना है। लेकिन ये तो उसने सोचा ही नहीं कि वह उसे वापस कैसे लेकर जाएगी। ये सोचते हुए वह बुरी तरीके से डर जाती है और डरते हुए ही अपने चारों तरफ देखने लगती है, जहां उसे बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। लेकिन तभी उसे बर्फ में ढके कैंप दिखाई देते हैं। वह दौड़कर सामने वाले कैंप से बर्फ हटाने लगती है तो सौभाग्य से उसे उस कैंप का गेट मिल जाता है। उस गेट के मिलते ही फाइनली क्रिस्टीना के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह वापस दौड़कर जस्टिन के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जस्टिन का भारी भरकम शरीर वह उठा नहीं पाती है। कहाँ क्रिस्टीना एक दुबली पतली लड़की और कहाँ जस्टिन एक फुटबॉलर जिसने अपनी बॉडी को घंटे जिम में मेहनत करके बनाया था। वह ये क्रिस्टीना के लिए अब तक का सबसे कठिन काम उसे महसूस हो रहा था। पर फिर भी वह हार ना मानते हुए जस्टिन को किसी तरीके से उसके पैरों से खींचते हुए उसे कैंप के अंदर ले जाती है। क्रिस्टीना अंदर अगर और भी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फबारी होने के बावजूद भी अंदर के सामान को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि वह कैंप एक टूरिस्ट कैंप था। इसलिए उसके अंदर बहुत सारी चीज मौजूद थी जो कि एक इंसान को वहां रहने के लिए चाहिए थी। क्रिस्टीना जस्टिन को वहां पर रखे बिस्तर में लिटा देता है और जल्दी जल्दी उसके जूते को उतार देती है। साथ ही वहां पास में रखी सिगड़ी को भी वही रखे लाइटर से जलने लगती है, ताकि वह कैंप के अंदर थोड़ी सी गर्मी ला सके। सिगड़ी बहुत दिनों से बर्फ पड़ने के कारण उनमें हल्की सी नमी आ चुकी थी, जिसे क्रिस्टीना को उन्हें जलाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। पर फिर भी वह उन्हें जलाने की कोशिश करती रहती है। थोड़ी और कोशिश करने के बाद क्रिस्टीना आखिरकार लकड़ियों को जला ही लेती है। लड़कियों के जलने से वहां अब हल्का उजाला हो जाता है, जिससे क्रिस्टीना जस्टिन को अब साफ देख पा रही थी। जस्टिन की बॉडी पूरी लाल हो चुकी थी, साथ ही उसे जगह जगह पर चोट भी लगी हुई थी। हालांकि वह चोट काफी सीरियस नहीं लग रही थी। क्रिस्टीना जल्दी से जस्टिन के बॉडी को चारों तरफ से एग्जामिन करने लगती है कि कहीं उसे गहरी चोट तो नहीं लगी है। क्रिस्टीना ये देखकर रिलैक्स हो जाती है कि इतने गंभीर एक्सीडेंट के बाद भी जस्टिन को कुछ मामूली चोटों के अलावा कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। पर बर्फ में दबे रहने के कारण जस्टिन की पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी। क्रिस्टीना को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब कैसे जस्टिन की बॉडी को कम करे। उसने उसे वहां के रखे कंबलों से ठीक से ढक देती है और उसके हाथ पैरों को रगड़कर गर्म करने की कोशिश करने लगती है। पर काफी देर ऐसा करने पर भी उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। साथ ही वह महसूस कर पा रही थी कि जस्टिन की हालत समय के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। क्रिस्टीना बार बार सिगड़ी में आंच को और ज्यादा तेज करने की कोशिश कर रही थी, ताकि जस्टिन को थोड़ी ज्यादा गर्माहट मिल सके। वह परेशानी से कभी जस्टिन को देखते तो कभी उसके हाथ पैरों को तेजी से रगड़कर गर्म करने की कोशिश करती, लेकिन क्रिस्टीना को कुछ भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसके आंखों में आंसू आ चुके थे और वह परेशानी से इधर उधर देख रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्रिस्टीना रोते हुए जस्टिन के गले लग जाती है और उसे शिकायत करने लगती है, जस्टिन प्लीज जल्दी उठो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे तुम्हें होश में लाऊं, प्लीज उठ जाओ ना, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। मैं पहले ही एक बार ओजस को खो चुकी हूं, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें खो सकूं, प्लीज उठ जाओ ना। जस्टिन ये करते हुए क्रिस्टीना अपने हाथों की पकड़ को जस्टिन की ऊपर मजबूत कर दी जा रही थी। क्रिस्टीना जस्टिन के गले लगे हुए रोई रही थी कि अचानक से उसे ओजस की मजाक में कही गई बात याद आने लगती है, जब वह दोनों एक बार ऐसे ही पहाड़ों में कैंपिंग करने गए थे और वहां भी इसी तरह बर्फबारी हुई थी। वह लोग वहीं फंस गए थे। अचानक बर्फ गिरने से ठंड ज्यादा बढ़ गई थी और उन लोगों ने ज्यादा कपड़े भी नहीं लिए थे। क्रिस्टीना ठंड से कपते हुए ओजस से कहती है, ओजस अब क्या करेंगे, हमारे पास तो ज्यादा कपड़े भी नहीं है और ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ठंड में जमी जाऊंगी। इसमें ओजस मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मैं तुम्हें जमने नहीं दूंगा, हालांकि हमारे पास कम कपड़े हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हें हिट देने के लिए एक अच्छा तरीका है, क्यों ना मैं तुम्हें डायरेक्ट अपनी बॉडी से हिट दे दूं, इससे तुम्हें कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारी ठंड भी दूर हो जाएगी। यह कहते के बाद वह उसे एक आंख मार देता है।
वही क्रिस्टीना उसकी बात सुनकर शर्म और गुस्से से उसे घूरने लगती है। सब कुछ याद आते ही क्रिस्टीना अपनी आंसू भरी आंखों से जस्टिन को देखने लगती है। क्रिस्टीना थोड़ी देर जस्टिन को यूं ही दिखती है। इस वक्त वह अपने आप से ही लड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे। क्या वह सच में उसे जस्टिन को अपनी बॉडी हीट देनी चाहिए, क्योंकि यह चीज एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वह ऐसे कैसे किसी के साथ अपने बॉडी को शेयर कर सकती है। एक लड़की के लिए ये सब एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है, जिसमें वह केवल ये हक अपने पति को ही देती है। लेकिन इस वक्त जस्टिन की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो शायद वह जस्टिन को कभी दोबारा ना देख पाए। ये ख्याल आते ही क्रिस्टीना अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है और अपने आंख में आंसू लिए ही वह जस्टिन के कपड़ों को धीरे धीरे अपने कैप्टे हाथों से रिमूव करने लगती है। इस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह ऐसे कैसे कर सकती है। साथ ही उसे जस्टिन के लिए डर भी लग रहा था कि अगर इस वक्त वह रुक गई तो शायद जस्टिन के साथ कुछ भी हो सकता था। वह धीरे धीरे करके जस्टिन के सारे कपड़ों को रिमूव कर देती है और फिर उसी तरीके से ना चाहते हुए भी धीरे धीरे करके अपने कपड़ों को रिमूव करके वह खुद को भी उस कंबल से ढक लेती है और फिर वह अपने बॉडी को धीरे से जस्टिन की बॉडी से सटा लेती है। ऐसा करते ही क्रिस्टीना की पूरी बॉडी में एक कट की लहर सी दौड़ जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। इस वक्त क्रिस्टीना को जस्टिन की पूरी बॉडी फील हो रही थी और यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। हालांकि वह ओजस के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उन दोनों ने कभी भी कोई लिमिट क्रॉस नहीं की थी। ओजस हमेशा उसे कंफर्ट फील करता था और कभी भी बिना मर्जी के उसके आगे नहीं बढ़ता था। दोनों ने केवल किसी और हक ही एक दूसरे को किया था। आज पहली बार क्रिस्टीना किसी लड़के के इतना करीब गई थी, वह भी खुद से। पर इस वक्त क्रिस्टीना और कुछ ज्यादा नहीं सोचना चाहती थी। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ जस्टिन की जान बचाने थी, इसीलिए वह उसके अपने मन में आ रहे सभी थॉट्स को कंट्रोल करने लगती है और उन सभी को साइड में करके सिर्फ जस्टिन को बचाने में ध्यान लगाने लगती है। और फिर वह अपने हाथ को आगे बढ़कर जस्टिन के कमर में रख लेती है और उसे कसकर अपने गले लगा लेती है। इस वक्त दोनों की बॉडी एकदम से चिपकी हुई थी। क्रिस्टीना एकटक जस्टिन के चेहरे को सिगड़ी से आ रही मध्यम रोशनी में देख रही थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और अब समय के साथ क्रिस्टीना की बॉडी भी जस्टिन के साथ ठंडी होती जा रही थी, जिससे अब तो क्रिस्टीना भी ठंड से कांपने लगी थी, क्योंकि जस्टिन की पूरी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी थी। पर इस वक्त क्रिस्टीना खुद पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। उसे तो सिर्फ जस्टिन दिखाई दे रहा था, जिसे उसे किसी भी हाल में बचाना था। वह जस्टिन से अलग नहीं होती है, उसे यूं ही अपनी बाहों में पकड़े हुए उसे अपनी बॉडी की हिट देती रहती है। सुबह का वक्त, मिलिट्री हॉस्पिटल में शेल्वी एक झटके से नींद में से उठ जाती है। इस वक्त वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही हो। शेल्वी घबराकर जल्दी से खुद को देखती है तो वह इस वक्त खुद को किसी सोफे में लेटी हुई पाती है। वह चारों तरफ अपनी नजरों को दौड़ती है तो उसे सामने ही क्रिस्टोफर बेजान सा बेड में लेटा हुआ दिखाई दे जाता है। जब शेल्वी उसे इस हालत में देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि जो उसने कुछ देर पहले महसूस किया था वह कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत था। वह जल्दी से उठकर क्रिस्टोफर के पास चली जाती है और धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़कर उसके हाथों को थाम लेती है, जैसे कि वह अभी भी कंफर्म करना चाहती हो कि जो वह सामने देख रही है वह कोई सपना तो नहीं। जब शेल्वी को यकीन हो जाता है कि यह कोई सपना नहीं है तो एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए एक तक क्रिस्टोफर को देख रही थी कि तभी पीछे से केविन और साथ में बाकी डॉक्टर आ जाते हैं। शेल्वी जब डॉक्टर को देखते हैं तो जल्दी से उनके पास जाकर उनसे पूछने लगती है, डॉक्टर अब क्रिस्टोफर कैसा है? उसे अब तक होश क्यों नहीं आया है? प्लीज आप कुछ भी कीजिए पर उसे जल्द से जल्द होश में लाइए। सभी डॉक्टर्स शेल्वी की तरफ देखकर कहते हैं, मैडम हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पर सर को बहुत ज्यादा चोट आई है और उन पर हमने बहुत ही डिफिकल्ट सर्जरी परफॉर्म की है, इसीलिए शायद उन्हें होश में आने में टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें अगले 12 घंटे में होश आ जाना चाहिए, नहीं तो अगले 12 घंटे के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते कि सर को कब होश आएगा और आएगा भी कि नहीं। ये सुनते ही शेल्वी की बची हुई हिम्मत भी टूट जाती है और वह वहीं जमीन में बैठकर रोने लगती है, जैसे कि
अब उसे और किसी चीज का कोशिश ना हो, वह बस जोर जोर से रोए जा रही थी। केविन जब उसे इस तरीके से देखा है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए जल्दी से उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर धीरे से उसे समझाते हुए कहता है, मैडम आप ऐसे हार नहीं मान सकती हैं, सर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने पहले भी उन्हें इससे भी कई ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में देखा है और वह उससे अच्छे से सरवाइव करके बाहर भी आ चुके हैं और मुझे यकीन है कि इस बार भी ऐसा होगा। आप देखिएगा कुछ ही समय बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। पर प्लीज आप तब तक खुद को ऐसे तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि जब सर को होश आएगा और वह आपको ऐसे देखेंगे तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। क्या क्रिस्टीना बचा पाएगी जस्टिन को? और अगर जस्टिन को होश आया तो वह कैसे रिएक्ट करेगा क्रिस्टीना के ऊपर? क्या सच में क्रिस्टोफर को होश आएगा या फिर वह हमेशा के लिए चला जाएगा कोमा में? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।